अहम भूमिका निभाई। जसपाल जज्जी, जसपाल जज्जी साहब के बारे में बताना चाहता हूं कि दो दुश्मनों से लड़ रहे हैं। एक को जीत चुके हैं, यानी कि कोरोना से युद्ध लड़े, कोविड-19 हुआ और जीतकर वापस आ गए हैं कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले ही, और अब उपचुनाव में विरोधियों से लड़ रहे हैं। एक को परास्त कर दिया, दूसरे को क्या करने वाले हैं? मुझे विश्वास है क्षेत्र की जनता पे कि निश्चित रूप से जनता ने देखा पिछला 15 माह का हमारा कांग्रेस का शासन, और उन 15 महीने में हम लोग जनता की किसी भी उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए, और इस बात का हमें बेहद अफसोस रहा कि वो हमने 15 महीने भी क्यों खराब किए। हमें ये सब निर्णय उसके पहले ले लेना चाहिए था कि कम से कम वो 1.5 साल जो हम क्षेत्र में विकास करा सकते थे, जनता के कितने काम करा सकते थे, वो नहीं करा पाए। और अब चूंकि जब से सरकार बदली है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो हमने अंतर देखा है दोनों सरकारों में कि जिन क्षेत्र की मांगों को लेके, समस्याओं को लेके या योजनाओं को लेके पिछले 1.5 साल तक हम कमलनाथ जी से लड़ते रहे, निवेदन करते रहे, मिनिस्टरों से मिलते रहे, निवेदन करते रहे, लेकिन किसी भी योजना पे कोई कभी गंभीरता से विचार नहीं हुआ। और जब उन्हीं योजनाओं को लेके मैं फर्स्ट टाइम शिवराज सिंह जी से मिला, तो मुझे ये कहते हुए आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो हमने जनता से वादे करके चुनाव जीते थे, उनमें से अधिकतर चीजें, और इसी 22 तारीख को 4 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जो सिंधिया जी आने वाले हैं सोना विधानसभा में, और लगभग 250 करोड़ की योजना स्वीकृत कर दी है, संबंधित विभागों में फंड आ चुका है, टेंडर हो गए और काम शुरू होने वाले हैं अगले 4 दिन में। तो ये जनता, इसलिए हमको लगता है कि ये समय निर्णय पहले लेना था। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे तमाम विधायक जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो दुल्हन की तरह हैं बीजेपी के लिए। कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ ये चर्चा कर रही थी कि जब ये लोग बीजेपी में जाएंगे तो द्वंद्व हो जाएगा, जब ये लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे लोग जो वहां से चुनाव लड़ते रहे, यानी कि आप बीजेपी को हरा कर आए हैं, वो लोग कहेंगे कि साहब हम तो नहीं जीतने देंगे क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खराब हो जाएगी। ये वो बातें मैं आपसे कर रहा हूं जिन बातों को शायद दिल्ली में बैठकर या प्रदेश में बाकी कोई नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि डैमेज कंट्रोल की रणनीति अगर कोई बेहतर तरीके से बनाता है तो वो बनाता है। और मैं जो फील कर रहा हूं कि सिंधिया समर्थक जो आए बीजेपी में, शुरू में तनाव जरूर रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी तनाव रहा क्योंकि रिपोर्ट आई कि साहब काफी लोग हार सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ आपने बीजेपी वालों को सौंप दिया कि भैया तुम्हारी लुटिया तुम ही जानो। मैं 2 फर्क हैं कांग्रेस में और बीजेपी में जी, कि आज कोई भी विचार करके देखे कि अगर कांग्रेस में हम लोग भी थे तो हमको लगता है अगर कांग्रेस की है क्या विचारधारा, हमको आज तक नहीं पता था, हम इतने साल गुजारने के बाद। लेकिन बीजेपी में आया तो लगता है कि बीजेपी में जो भी कार्यकर्ता है, बीजेपी में जो काम कर रहा है, बीजेपी में जो शामिल हुआ है बंदा, तो किसी सोच के साथ चला है, कोई विचारधारा है बीजेपी की कि आज राष्ट्र में कोई निर्णय लेना है तो उन्होंने वोट की चिंता नहीं कभी की, चाहे 370 की बात हो, आज चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया राम मंदिर का, लेकिन पूरा देश जानता है कि उस भूमिका तय की गई उसके लिए, क्योंकि जब राम मंदिर की बात आ रही तब कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल बड़े नेता वहां खड़े होकर आपत्ति कर रहे थे कि इस पर निर्णय नहीं होना चाहिए, इसको पेंडिंग रहना चाहिए इस मामले को। तो इसका मतलब ये कि आखिर निर्णय कोई भी हो सकता था, लेकिन बीजेपी ने साहस दिखाया, सरकार ने, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने वकीलों से कहा कि आप निर्णय कराएं, इसमें निर्णय कोई भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये साहस दिखाया, और जिसकी कमी हम पिछले 70 साल से देश में देख रहे थे, और ये जनता भी महसूस कर रही है। तो इसलिए बीजेपी की कार्यकर्ता चूंकि किसी सोच के साथ है, इसलिए वो मेरे साथ या किसी उम्मीदवार के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है, और इसी कारण से पूरी ताकत से बीजेपी का कार्यकर्ता हमारे साथ। अब आपने बीजेपी की सारी विचारधारा को स्वीकार कर लिया है। राम मंदिर का मुद्दा निश्चित तौर पर देश के एक बड़े जन समुदाय को प्रभावित करता है, और जब ये मुद्दा आया तो चूंकि बहुत सारे, आपको आइडिया किंग भी कहा जाता है यहाँ का, बहुत सारे अभिनव प्रयोग आपने किए हैं। ऐसे में शिला पूजन मैंने देखा कि अशोकनगर में शिला पूजन ठीक उसी समय पर हुआ जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और वो शिला पूरे इलाके में घूम रही है। तो मुझे लगता है कि क्या इसका आपको फायदा मिलेगा, क्या आपने राजनीति को लेकर किया या बस ऐसे ही कर दिया कि आपका मन था, आप मानते थे कि नहीं, अगर ये एक आस्था का विषय है और इसका सम्मान होना चाहिए? ये शुद्ध रूप से है, इसमें मैं अभी जो गांव में रामशिला पूजन को जा रही है, मैं गांव में भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल शुद्ध रूप से मेरी आस्था का विषय है, क्योंकि जब मेरे हनुमान जी हैं और उनके आराध्य भगवान राम का जब मंदिर बन रहा हो, हमारे देश आराध्य भगवान राम हमारे देश की आत्मा है,
और इतने लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 500 बरस बाद, जो संघर्ष उनके अनुयायी, उनको मानने वाले कर रहे थे, उनका संघर्ष 500 साल बाद जाकर उस संघर्ष का कोई निर्णय पे पहुंचे हैं, तो ये निश्चित रूप से हर उस आदमी के लिए जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, अति उत्साह और उल्लास का समय था वो। और आस्था की बात थी, तो लेके उस आस्था के वशीभूत होकर ईश्वरी प्रेरणा से हमने ये संकल्प लिया कि एक शिला और जो हम अयोध्या में सौंप के आएंगे मंदिर के कमेटी को, उसमें लगे, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है वो शिला, और ये शुद्ध रूप से आस्था का मामला है। और मैं गांव में लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं कि केवल इस वजह से आप अगर मुझे वोट देना चाह रहे हैं तो ये मेरा आस्था का मामला है, ये राजनीतिक मामला नहीं, केवल इस वजह से मुझे वोट आप ना करें। आपको बता दें कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हर आदमी घर में रहा, लेकिन यहाँ पर एक पछाड़ क्लब है और उसने एक अभिनव प्रयोग और किया। वो ये किया कि हर आदमी साइकिल लेकर बस सड़कों पर निकल गया स्वास्थ्य के लिए, जमकर साइकिल चलाई। स्थिति ये है कि अशोकनगर में साइकिलें मिल नहीं रही हैं, यहाँ पर बुकिंग, एडवांस बुकिंग चल रही है, वहां पर साइकिलें नहीं मिल रही हैं, और निश्चित तौर पर इसे सराहा गया और धीरे धीरे कई लोग इसमें जुड़ते चले गए अशोकनगर में। आप मानते हैं कि सिर्फ आरोपों से राजनीति नहीं होती है? आप मानते हैं कि आप बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करेंगे तो आपको बहुत उम्मीद नहीं हो सकती, आपको समाज से जुड़ना पड़ेगा, समाज के साथ। आप जब कोरोना महामारी लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने जीवन का एक अलग रूप देखा। हम गरीब बस्तियों में गए, पछाड़ क्लब एक मेरे साथी पूरी मित्र मंडली है, ग्रुप है अशोकनगर के, जो सामाजिक सरोकार रखते हैं लोग का, तो मैं भी उनके साथ हूँ। हम सब लोगों ने बस्तियों में घूमे, गरीब बस्तियों में घूमे, तो हम लोगों ने देखा, जो कभी पिक्चरों में हमने देखा था ऐसा, कि किसी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा परिवार, और घर के पूरे बर्तन खाली हैं, एक दाना भी नहीं घर में। तो वो सब हमने देखा प्रत्यक्ष हमारे देश में आज। और तब हम सब ने निर्णय लिया, और हम एक दिन भी लॉकडाउन के बाद, मैं और मेरे सारे पछाड़ क्लब के साथ ही एक दिन भी घर हम नहीं बैठे, लगातार उन लोगों की मदद हमने 3 महीने, जो भी जिससे जो बन पड़ा हमारे साथी से, जिसकी हैसियत नहीं उसने अपनी हैसियत से ज्यादा। और हम लोगों ने भी आह्वान किया लोगों से कि भाई ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें। तो सारे लोगों ने, अशोकनगर के और भी कई समाज सेवी संस्थाएं उठी और हर घर में राशन पानी भेजने का काम किया, और 1000-2000 लोग प्रतिदिन भोजन उनको कराते थे हम लोग। तो ये लगातार 3 महीने चला। तो ये सब मानवीय संवेदना, जब तक आप समाज के प्रति नहीं सोचेंगे, तो मेरा हमेशा सोच रहा है सड़क पानी बिजली ठीक है, ये आदमी पहले आपके पेट में यदि है अन्न, खाने के आपके पास व्यवस्था नहीं, उसके बाद सड़क पे चलेंगे हम। आप कहते हैं कि समाज से जुड़ने के लिए मैंने अभिनव प्रयोग किए और हम समाज को जोड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि साहब गुंडागर्दी बढ़ गई है। जब से जसपाल जी आ गए, गुंडागर्दी करके रोड पर लोग निकल नहीं पा रहे हैं, सड़कों पे लोग चल नहीं पा रहे। हालांकि लॉकडाउन है, मैंने भी देखा, जब मुझे लगा कि वाकई चल तो नहीं रहे, दिखते नहीं रहे, आपका इतना खौफ है, तो मुझे याद आया कि अरे यहाँ से लॉकडाउन चल रहा है, लोग इस कारण कोरोना की डर से नहीं आ रहे। ये निश्चित रूप से आज की स्थिति में कांग्रेस के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा। 2 चीजें उन्होंने कहा, इन्होंने ये बिक गए, ये जनता से क्या। हाँ, दूसरा 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ हमने ले लिए। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है कि कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह ने हमारे पास ऑफर भेजे थे कि आप आ जाएं, जो मंत्रालय चाहेंगे वो मंत्रालय, और आप मुंह से निकालें कि आपको कितना पैसा चाहिए। उनके लोग यहाँ हैं अशोकनगर विधानसभा में, उनके नजदीकी लोग, वो हम लोग नहीं थे यहाँ, लेकिन मेरे परिजनों से, मेरे मित्रों से लगातार ये कह रहे थे आप तो केवल एक बार फोन पे बात करा दो। और अब मैं आपसे बहुत उम्मीद, कमलनाथ जी को आपसे बहुत उम्मीदें थी, आपने बात की नहीं। नहीं, उम्मीदें तो चूंकि जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो हमको भी इतनी उम्मीदें थी, और मेरे क्षेत्र की जनता को भी इतनी उम्मीदें थी कि अब जज्जी को MLA बनाया है तो क्षेत्र में विकास होंगे। हमको भी लग रहा था हमारी सरकार बनी है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, सिंधिया जी पहली बार इतने लंबे उनके राजनीतिक जीवन में जैसे ही वो बने, उसके बाद दिग्विजय सिंह सरकार चली गई, लगातार 15 साल विपक्ष की सरकार यहाँ रही थी। तो सिंधिया जी, उनकी क्षमता सबको पता है, कार्यशैली उनकी क्षमता, कितनी मेहनत करते हैं एक एक काम के लिए। तो हमको लग रहा था सरकार महाराज की सरकार है, कमलनाथ जी की सरकार है, तो अब तो क्षेत्र में वो सारे विकास के काम होंगे, जनता ने उम्मीदें की हैं। लेकिन हमको भी इतना, जितनी तकलीफ पीड़ा हुई, तो हम महसूस कर रहे हैं उनको भी हुई होगी, उनको भी हुई होगी। और पीड़ा दोनों तरफ बराबर है, और दर्द भी दोनों तरफ बराबर है। जहाँ पर बीजेपी में ये है कि बीजेपी के कुछ लोग जिन्हें टिकट की उम्मीद थी, जो लाइन में थे, अब जज्जी साहब ने फिल कर दिया, तो अब तो जगह खाली नहीं है। कांग्रेस में भी कुछ इसी थी, 8-9 लोगों के नाम चल रहे थे। दोहरे मैडम है, उनको टिकट मिल चुका है, और बहुत सारे लोग इंतजार में थे,
वो कह रहे हैं कि या तो खेलेंगे या फिर खेलने नहीं देंगे। तो इससे खेलेंगे और खेलने नहीं देंगे के दौर में आप कुछ ऐसा करेंगे, कोई इधर उधर खेलेंगे? असल में मैंने जो कहा आपसे कि कांग्रेस का अनुभव हमारा है, तो कांग्रेस में तो ये खेल चलता है कि जब खेला तो अकेला ही खेला। अब भी जो सामने कांग्रेस में उसे अकेले ही खेलना है। तो ये सोच के कांग्रेस में टिकट ये सोच के मांगा जाता है कि मुझे अकेले लड़ना है। तो ये तो कांग्रेस की परंपरा है और उससे अब ये तो उनको सोचना है। बाकी के जो लोग हैं वो होता है ना कि अपने कबूतरों को दूसरे के बारे में छोड़ दिया जाता है या वहाँ दूसरे के बारे के कबूतरों को बुला लिया जाता है दाना डाल के, कुछ ऐसा होगा खेल? राजनीति वैसे सब जायज है। नहीं, असल में तो दूसरी बात एक है भाई कि वो सब लोग मेरे अपने ही हैं। अच्छा हम एक ही परिवार में रहे हैं तो घरों में बंटवारा हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में समझ में आता है कि नहीं ये भाई ठीक है तो फिर साथ में हो जाते हैं, ठीक है भाई साथ में अपन लोग, तो वो भाई लोग हैं अपने सब। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पूरा इलाका है, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, करेरा, पौरी, और अब वो चले गए बीजेपी में। दिग्विजय सिंह का आधिपत्य होने जा रहा है। उस पूरे बेल्ट को उन्होंने अपने उस संरक्षण में ले लिया है, वही सब कुछ तय कर रहे हैं। कमलनाथ जी देख रहे हैं ऊपर से, मार्गदर्शक मंडल है वो। तो अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि ऐसे दौर में एक टिकड़ी है जो घूम रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर। क्या वाकई ये गुल खिला पाएगी? और जो सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस का जिक्र कर रही है कि जनाब आप देखिए 28 में से हिल जाएंगे, क्योंकि तमाम अशोकनगर के कांग्रेसियों से बात की, वो कह रहे थे परिणाम आएंगे ना तो चौंक जाएंगे सब लोग। क्या वाकई चौंकेंगे? निश्चित रूप से चौंकेंगे क्योंकि जो कांग्रेस या बड़े लीडर कांग्रेस को उम्मीद लगाए बैठे हैं, जब रिजल्ट आएगा तब उनको समझ में आएगा कि धरातल पे कुछ नहीं है। आज प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई दो चेहरे हैं सारी पार्टियों को मिला के, तो एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दूसरे शिवराज सिंह जी, और देश में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई चेहरा है तो नरेंद्र मोदी जी है। और जब ये तीनों चेहरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, सहयोग हमारे साथ है, तो मैं समझता हूँ कोई समस्या या संघर्ष जैसी स्थिति नहीं निर्मित होने वाली। बिल्कुल पूरा भरोसा है। आपको जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस ने बड़े सोच समझ के दिया है, आपको लगता है कि वो आपके मुकाबले कहीं ठहर पाएंगी? भारी तो नहीं? नहीं, जो टिकट मिला है एक्चुअली आशा दोहरे उनकी सास जो है अनीता जैन, वो मेरे साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था, सुनवा लिया था कि 50 करोड़ भी ले लिए और 50 लाख भी ले लिए और टिकट भी नहीं मिला। अब उस पर तो चूंकि अब मेरे साथ वो 10 साल पार्षद रही है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा और ठीक है। अब जैसे लेकिन वो खुद तो ऐसे नहीं, लेकिन राजनीतिक लोग षड्यंत्र करके उनसे कुछ भी कहलवा लिया। सच्चाई पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि महाराज किस तरह का उनका नेचर है। वो खुद चुनाव लड़ने को खुद पैसे देते हैं और इनकी कितनी उन्होंने मदद की अनीता जी की, उनको खुद को पता है। तो ये चीजें कहने की आवश्यकता नहीं। मैं बोला भी था एक बार कि कोई उनके परिवार में बीमार है, कोई पूछे, महाराज खुद इलाज कराते रहे तो 50 लाख उनसे क्या लेंगे। लेकिन ठीक है, चुनाव है और मेरी उनको भी शुभकामनाएं। उनको भी शुभकामनाएं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कई बार जो ये सिंधिया समर्थक विधायक हैं, पहली बार के विधायक भी मंत्री बन गए, और मंत्री बनना हर जनप्रतिनिधि का ख्वाब होता है, चाहे वो राज्य में हो या फिर केंद्र में हो। लगा कि अपना नाम भी आ जाता तो ठीक रखता? एक सेकंड को भी नहीं लगा। और मैं इससे और अलग हटके आपको बताऊं कि जब हम इस्तीफा दे रहे थे, ये चूंकि आज मेरी जो भी हैसियत है या आप मेरे सामने खड़े हो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी, ये क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद तो होता ही है, लेकिन सिंधिया जी अगर नहीं चाह रहे होते, ये महाराज की वजह से आज मेरी हैसियत है। और जब उनके अपमान की बात थी, उनके स्वाभिमान की बात थी, तो जब हमने इस्तीफा दिया है तो उस दिन मेरे इष्ट हनुमान जी, मैं उनको स्मरण किया था, प्रभु आपने इतनी अपार कृपा आपकी रही है कि आपने मेरे जैसे छोटे आदमी का एमएलए बनाया। उसी दिन मैंने सोच लिया दोस्त साहब भविष्य में हम जो है अंतिम हमारा पायदान ये। उसके बाद ही बहुत गर्व के साथ हमने इस्तीफा दिया था कि बड़े लोग हैं, चाहे वो कमलनाथ जी भी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, सिंधिया जी हों महाराज, तो ये इतने बड़े लोग हैं कि इन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। राजनीति में केवल वोट मांगते हैं, बाकी तो हमेशा देते रहे हैं। आप भावुक हो रहे हैं, आप भावुक हो रहे हैं, और भावुक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है कि सालों से आप संघर्ष कर रहे थे टिकट के लिए। बहुत सारे लोगों ने आपको आरोप भी लगाने की कोशिश की, जातिगत आरोप भी लगाने की कोशिश की, लेकिन अंततः इस लड़ाई को आपकी जीत थी, आपको टिकट मिला और आप विधायक भी बने।